हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज मैं आपको चैप्टर 3 और 4 के सारे प्रश्नोत्तर यानी कि लघु उत्तरी भी, साथ ही 3 अंक वाले प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखेंगे। साथ ही हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी देखेंगे जो कि आपके 5 अंक के। तो पूरे क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन देखेंगे, लघु में 6 प्रश्न और दीर्घ में। और सबसे पहले हम देखने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो एक ही वीडियो में आपको सारा सॉल्यूशन मिलने वाला है। इसके आगे के चैप्टर्स के यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, उसके बाद ही आपको आगे के चैप्टर के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। तो जो आपका फिजिक्स का चैप्टर 3 और 4 है, आपको साथ में दिया गया है समतल रेखा में गति, ये वाला जो चैप्टर है, और सरल रेखा में गति। तो इसके सारे प्रश्न एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अब चैप्टर 3 और 4 को आपको अच्छे से नोट कर लेना है, आपका पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ। यहाँ पर आपको गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया आपको इस स्थिति में त्वरण बताना है आपको। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सी नंबर का 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। साथ ही जिन स्टूडेंट्स के पास प्रश्न बैंक नहीं पहुंची वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, ताप्ती स्टडी क्लासेस, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी सारे विषयों की प्रश्न बैंक की पीडीएफ मैंने शेयर की हुई है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है सेकंड, एक वस्तु का स्थिति समीकरण यहाँ पर आपको बताया गया है क्या है। तो स्थिति समीकरण किस प्रकार से यहाँ पर आपको बताना है। इसका सही उत्तर ए नंबर का हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अब उसके बाद में तीसरा प्रश्न है। यहाँ पर तीसरे प्रश्न में आपको क्या बताना है, समय और दूरी में आपको तय दूरी और समय में सही संबंध बताना है। तो इसको आप जो गति का द्वितीय समीकरण होता है एस बराबर से यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये इस प्रकार से एक्स जो प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती हो जाएगा टी स्क्वायर के। इसको सॉल्व करके देख लेंगे आप तो बन जाएगा। उसके बाद में चौथा प्रश्न है। चौथे में क्या बताया है, निम्न में सदिश राशियों का समूह। सदिश की आपको परिभाषा पता होगी, दिशा और परिमाण दोनों हो वहां पर सदिश राशि विद्यमान होती है। तो जो सदिश राशियों का समूह है वो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या मिलेगा, त्वरण, क्षेत्रफल और संवेग, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको सुधार करना है ये क्वेश्चन में, जो है थोड़ा सा जहाँ समान ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा है, पर सही आंसर ये होना चाहिए कि दोनों सदिश कैसे हो, समान दिशा में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है यहाँ पर 6वें नंबर के क्वेश्चन में ए और बी के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो उपरोक्त में से कोई भी कथन ऐसा नहीं है जो इसको कंप्लीट कर सके, तो ये गलत हो जाएगा। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। 7वें में क्या है, ए और बी जो परिणामी सदिश है इनके मध्य थीटा कोण हो, तो आपको बताना है परिणामी सदिश का परिमाण। याद रखिए, परिमाण यानी कोई संख्या, जैसे हम बोल सकते हैं 1 2 3 इस प्रकार की संख्या, जैसे किलोमीटर में जाना है तो वो परिमाण, और परिणाम यानी रिजल्ट, कोई भी चीज का रिजल्ट यानी परिणाम। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा 7वें का, सी नंबर का, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ये सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में 8वां है, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेपण कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री यानी 45। उसके बाद में एक अगला क्वेश्चन है, कोणों के जो जोड़े रहते हैं, कोणों के जोड़ों उनको क्षैतिज परास। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ आपको कैसे याद रखना है। जब भी आपको ये पूछा जाएगा क्षैतिज परास, तो सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि कोई भी दो कोणों का योग यहाँ पर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, यानी कि आपने ए और बी में यहाँ पर मान के चल रही हूँ लेट करके। तो ए और बी यदि यहाँ पर है, ए और बी का मतलब है यहाँ पर दो कोई कोण ऐसे होंगे जिनका योग 90 होगा। तो ऑप्शन में कोई भी आप करके देख सकते हैं, किसी का योग 90 नहीं हो रहा, ओनली बी को छोड़कर। तो आंसर क्या होगा, बी। तो देखिए 40 और 50 90, इसको आप बिल्कुल चुटकियों में कर सकते हैं, सेकेंड्स में। उसके बाद 10वां प्रश्न है, अदिश राशि क्या होती है। तो जो विमाहीन होती है, सही ऑप्शन ही हो जाएगा 10वें का, सी नंबर का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर आपको लघु उत्तरी प्रश्न दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। तो जो लघु उत्तरी प्रश्न है वहां पर आपको क्या दिया है, कोई खिलाड़ी एक गेंद को आरंभिक चाल 20, यहाँ पर 29 की जगह पर आपको 20 मीटर प्रति सेकंड से फेंकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये आपको चाल सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी, इसका हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, हमें त्वरण की दिशा ज्ञात करना है, साथ ही वेग और त्वरण क्या होंगे। तो दोनों का उत्तर सेम ही होगा। यहाँ पर कितनी भी संख्या आ जाए, 50 20 30 जितनी भी संख्या है, उससे कोई फर्क नहीं, ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दी गई। तो यहाँ पर आपको 20 दिया गया हालांकि, तो उसको ये करना है। तो पहला क्वेश्चन वहां से आपको पूछा गया इसी प्रकार से, गेंद को ऊपर की ओर जब गति करेगी उसके दौरान त्वरण की दिशा क्या होंगी, ये पूछा है। तो इसका क्या होगा, यहाँ पर साथ ही आपको क्या पूछा है, गति के उच्चतम बिंदु पर इसका त्वरण क्या होगा। तो दोनों वहीं पर एक ही क्वेश्चन है, गति के उच्चतम बिंदु पर, तो सेम क्वेश्चन बनते हैं। और साथ ही इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है, ये भी कई बार बनते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए गेंद की ऊपर की ओर आपको पूछी गई है, तो दिशा क्या होगी, त्वरण की दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, आपको याद रखना है। साथ ही उसका गुरुत्वाकर्षण त्वरण के बराबर होगा। ये आपको जो पूछा गया है वो आप भी लिख सकते हैं, तो ये आप अच्छे से लिख सकते हैं।
उसके बाद में साथ ही आपको क्या पूछा है, उच्चतम बिंदु पर भी पूछा है कि वेग और त्वरण क्या होंगे। तो यहाँ पर वेग क्या हो जाएगा, वेग शून्य हो जाएगा, गेंद का वेग आपको लिखना है वेग शून्य होगा। और गेंद के त्वरण की दिशा कैसी होगी, यहाँ पर गेंद के त्वरण की दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, तथा उसका मान कैसा होगा, उसका मान भी आपको पूछा है। यदि पूछे तो आपको लिखना है, नहीं भी पूछे तो भी आपको लिखना है। तो क्या हो, इससे आपका प्लस पॉइंट मिले। तो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा और आपको मान पता है, जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। त्वरण का मात्रक होता है ये, नियत रहेगा, यानी कि जैसा का वैसा रहेगा। तो ये हो गया आपके पहले प्रश्न का उत्तर। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न में आपको पूछा है, किसी क्षण चाल शून्य होने पर भी उसका त्वरण अशून्य हो सकता है, तो एक उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये आपको पूछा है। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है, इसके साथ ही ये तीनों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। और साथ ही इतना सारा सॉल्यूशन बनाने में मुझे बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। इस एक वीडियो के सॉल्यूशन को बनाने के लिए मुझे बहुत सारी मेहनत लग रही है। सारे बुक्स को मुझे देखना पड़ रहा है, नोट्स को देखना पड़ रहा है। इसलिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, उसके बाद ही आपको आगे के चैप्टर्स के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर हम सारा सॉल्यूशन देखेंगे। किसी भी क्षण चाल शून्य होने पर त्वरण कैसा हो सकता है, अशून्य। तो कैसे, अभी आपको बताना है क्या सत्य है। वैसे जो सत्य सत्य में भी आपको पूछा जा सकता है, सही विकल्प में। तो इसको दोनों तरीके से तैयार रखना है। तो ये आपको इतना तो सत्य तो लिखना नहीं, क्योंकि आपको सेंटेंस में पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा आपका। ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि त्वरण वेग परिवर्तन की दर बताता है, ना कि किसी क्षण पर वेग। ये किसी क्षण पर वेग जो बताता है वो तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो ये उसकी परिभाषा हो जाएगी यहाँ से, अगर आपको पूछे तो। वो भी आपको पूछी गई है, वो भी हम देखेंगे। तो उदाहरण भी देना है आपको। तो एक उदाहरण बोला है, तो चाहे तो आप ये सभी भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर में यदि क्वेश्चन आए भी तो बनना चाहिए। तो सरल आवर्त गति है, अधिकतर विस्थापन का वेग शून्य हो सकता है, जबकि त्वरण शून्य नहीं होता। दूसरा एग्जाम्पल, तो एक पूछा है तो आप एक भी लिख सकते हैं, चाहे तो ये दूसरा जो यहाँ पर वेग शून्य है और गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर लिखा गया वो भी लिख सकते हैं। इसके अगले प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं, क्या दिया गया है आपको अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको आपेक्षिक वेग, तात्क्षणिक वेग, साथ ही क्या बोला गया, औसत वेग। तो ये हम सभी परिभाषा देख लेते हैं। पहले आपेक्षिक वेग को ध्यान से लिख लेते हैं। तो आपको अच्छे से लिख लेना है इसको। तो इसकी परिभाषा आसान से शब्दों में हो जाएगी, कोई वस्तु विराम अवस्था में हो या गति की अवस्था, मतलब वस्तु यहाँ पर टिकी हुई है, ठीक, या फिर वो गमन कर रही है तो भी वो अवस्था में होंगी। तो इसका अध्ययन क्या कर सकते हैं, आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष। जैसे दो कार जा रही है, एक धीमी हुई है, एक रेलगाड़ी हम ले लेते हैं, एक रेलगाड़ी रुकी हुई है या एक रेलगाड़ी जा रही है। तो इस प्रकार से हम अध्ययन कैसे करेंगे, उसके आसपास की वस्तुओं के देख के, यानी कि वो क्या दोनों में अंतर आ रहा है या नहीं, उसके आधार पर हम अध्ययन करते हैं। तो ये जो अध्ययन किया जाता है इसके सापेक्ष, तो क्या होगा, जब एक वस्तु के वेग की तुलना अन्य वस्तु के वेग से की जाए या अन्य वस्तु के सापेक्ष की जाए, तब वस्तु के वेग को क्या कहा जाता है, आपेक्षिक वेग कहा जाता है। मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से तुलना करना है अन्य के सापेक्ष। तो ये आपेक्षिक वेग, इसके नाम से समझ में आ रहा है, आपेक्ष यानी किसी की अपेक्षा करना, उसके साथ में उसका तुलना करना। तो यदि आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट जो है यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपको काम आ सकता है। वैसे तो आपको सिर्फ आपेक्षिक वेग पूछा गया, तो ये आप इंक्लूड नहीं भी करें तो भी ठीक है, लेकिन ये नॉलेज के लिए आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट होना चाहिए। तो आप आपेक्षिक वेग के लिए इतना भी लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर आपको अगला क्या पूछा है, औसत वेग, और साथ ही क्या पूछा गया है आपको, तात्क्षणिक वेग। तो औसत वेग क्या होता है, दिए गए समय अंतराल में वस्तु के कुल विस्थापन और कुल समय, यानी कि दोनों में क्या आ रहा है, टोटल विस्थापन और टोटल समय, अंतराल का उस वस्तु को औसत वेग, उस जो अंतराल यहाँ पर हम मतलब यहाँ पर उसका क्या बता रहे हैं, जो औसत होता है उनका, वो उस वस्तु का क्या कहलाएगा, औसत वेग, यानी कि अनुपात हम सीधे सीधे इसको बोल रहे हैं, तो ये कहलाएगा। तो औसत वेग लिख देंगे कुल विस्थापन बटे कुल समय। यहाँ पर इसको दर्शाएंगे वी ए वी से, क्योंकि यहाँ पर औसत वेग आ रहा है। एवरेज यानी हम इसको बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, ए फॉर एवरेज और वी फॉर वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेग हो गया, और उसके बाद में इस प्रकार से इसकी परिभाषा x2 - x1, क्योंकि यहाँ पर कुल विस्थापन चाहिए तो कुल इस प्रकार से निकालेंगे, और साथ ही कुल समय भी इसी प्रकार से निकालेंगे। तो ये एवरेज यहाँ पर आपका निकल जाएगा, डेल एक्स अपॉन dt हम इसको शो करेंगे, तो इस प्रकार से निकाल लेंगे। अब तात्क्षणिक वेग भी पूछा गया है। तो क्या होगा, जो मैंने बताया था आपको, किसी क्षण विशेष पर, अब यहाँ पर जो हम आने पढ़ा उसके पहले आपको पूछा गया था, तो उसमें भी यही आपको बताया था। तो किसी क्षण विशेष पर वस्तु के वेग को क्या कहा जाता है, उसका तात्क्षणिक वेग, यानी कि विशेष वाला पॉइंट है ये, तो ये आपको लिखना है। क्या हो जाएगा ये, u बराबर से लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल टी, ये आपको लिखना है। इस प्रकार से सभी नोट्स में यहाँ पर आपको नोटेशन लिखना जरूरी होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में खासकर, इससे आपको प्लस पॉइंट मिल सकते हैं।
तो इसलिए ये आपको अच्छे से लिख लेना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। आपको सदिश योग का त्रिभुज नियम लिखना है, स्पष्ट करना है। तो इस प्रकार से हम देखने वाले हैं। देखिए सॉल्यूशन को बनाने में आप समझ गए होंगे कितने सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, इनको बहुत टाइम लगता है। साथ ही इतने सारे सॉल्यूशंस को इंक्लूड करना, और पहले तो सर्च करना होता है। बहुत सारी बुकों में आपको कलेक्शन चाहिए, नोट्स चाहिए, सब कुछ मिलता है, कुछ बुकों में और कुछ नोट्स में। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बुक में नहीं मिलते या कुछ कॉपियों में नहीं मिलते। तो इन सॉल्यूशंस को रेडी करना बहुत मेहनत लगता है। आप समझ गए होंगे मुझे कितनी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके आगे के चैप्टर्स के यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो क्या होता है सदिश के योग का त्रिभुज नियम। तो क्या होता है इस नियमानुसार, यदि दो सदिश एक त्रिभुज की दो संलग्न मतलब जुड़ी हुई भुजा द्वारा एक क्रम में प्रदर्शित की जाए, मतलब लाइन से हम सीक्वेंस में करें क्रम में, तो क्या होगा उनका परिणामी त्रिभुज। अब यहाँ पर रिजल्ट यानी परिणामी, जब हम प्लस करते हैं ए को बी में या बी को ए में तो एक ही बात होती है। तो इस प्रकार से परिणामी पूछा है। तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है, मतलब तीसरी भुजा इसके अपोजिट होती है, आपको बताना है। तो इसको सबसे अच्छा बताने के लिए बहुत ही आसान तरीकों में, इतना आसान है आपको एकदम बहुत इजीली याद हो जाएगा। चित्र से समझ लीजिए, आपको चित्र भी बनाना है इसका, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 अंक में पूछा गया तो ये आपको चित्र बनाना पड़ेगा। ये आपका चित्र हो जाएगा, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। ये साथ ही यहाँ पर भुजाओं के नाम यहाँ पर पी क्यू आर यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से प्रूफ हो जाएगा। ये देखिए आप उपरोक्त चित्र में भुजा जो है पी क्यू, जो चित्र दिख रहा है ना, बस उसका ही लिखना है, कुछ भी याद नहीं करना है। पी क्यू को वेक्टर ए से दर्शा रहे हैं, क्यू आर को वेक्टर बी से और पी आर को वेक्टर सी। ये आपको इतनी आसान शब्दों में आप चित्र को देख के लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा त्रिभुज नियम से इस प्रकार से पी क्यू और क्यू आर क्या होगा, यहाँ पर देखिए जो दोनों है क्यू, इसी से पी आर बन रहा है। तो यही पूछा गया था आपको, तो ये त्रिभुज नियम पर डिपेंड करता है। चलिए अगले प्रश्न का सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपको एकांक सदिश किसे कहते हैं, आईजे के क्या है, साथ ही किसी किसी सदिश ए को समतल में वियोजित करके। तो जो समतल होते हैं एक्स वाई जेड, तीनों को समतल में वियोजित करके आपको लिखना है। तो ये भी मैं बताऊंगी। तो पहले एकांक सदिश देख लेते क्या होता है। एकांक मतलब क्या समझ आ रहा है, यूनिट, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, यानी कि 1 इसकी वैल्यू होती है। तो वह सदिश यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण, आप याद रखिए परिमाण पूछा है, परिणाम नहीं, रिजल्ट नहीं पूछा, परिमाण यानी संख्या जो होती है एकांक होता है। एकांक सदिश कहलाता है। कितने सरलों में याद होगी, इसे कैप या आप यहाँ पर जिसे हम बोलते हैं वेक्टर जो फॉर्म होता है ए कैप, इसे कहा जाता है। तो इससे प्रदर्शित करते हैं, ये आपको लिखना है। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये एकांक सदिश की परिभाषा हुई, बहुत अच्छे से लिखना है। अब इसके अलावा आप एक और परिभाषा भी लिख सकते हैं, यदि वो आपको अच्छी लगे तो आप वो भी लिख सकते हैं, चाहे तो सिर्फ इतनी भी लिख सकते हैं, जो आपको ईजी लगे तो वो भी देख लेते हैं। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर जो मैंने बताया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जिसका परिणाम एकांक होगा यानी एक होगा, ये भी लिख सकते हैं। तो हंसपद जो मैंने बताया आपको, कैरेट या इसको बोल सकते हैं एक, दोनों एक ही है, या तो एक लगाते हैं या फिर वेक्टर, तो बात एक ही है। तो यहाँ पर एकांक सदिश मतलब आपको एक को दर्शाना एकांक सदिश। तो कभी आपको पूछे एकांक सदिश को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो एक केप यानी कि हम इसको बोल रहे हैं कैरेट, तो इससे दर्शाया जाता है। ये आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो जो वेक्टर का सिंबल है तो आप सभी को पता है, ये आपको लिखना है। अब आईजे के क्या है, तो आईजे के क्या बताते हैं, ये दिशा, साथ ही किसकी दिशा के बारे में बताते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है आईजे के एकांक सदिशों का उपयोग करते क्रमशः एक्स दिशा, यानी कि यहाँ पर एक्स दिशा कौन बता रहा है, ये एक्स जो है वो दिशा को बताता है, वाई भी दिशा को और जेड भी। अब किस प्रकार से दिशा बताता है, तो आपने ये चित्र तो देखा ही होगा, यहाँ पर जब वेक्टर का बनाते हैं इस प्रकार से बनाया जाता है, तो पूरा आपको पता होगा किस प्रकार से होता है। तो वो पूरी डिटेलिंग यही करना है। तो बस इतना लिख देना, ये पूर्व होगा या उत्तर या फिर इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर ऊपर। तो ये एकांक सदिश है। अब समतल में वियोजित करने को भी कहा गया, तो वो देखते किस प्रकार से आप लिखोगे, तो उसको इस प्रकार से आपको लिखना है। तो सदिश जो वेक्टर ए का समतल में वियोजन, ये बहुत सरल है, आपको पता ही होगा, आसानी से इसको बना लेंगे। वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पर आई जे के का फॉर्म में यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर जो समतल है वो उस प्रकार से डिवाइड होते हैं। वेक्टर ए को इस प्रकार से दर्शाएंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से आई जे के क्योंकि सदिश है, और ए वाई ए जेड और ए जेड और ए के। यहाँ पर ए के हम वेक्टर को फॉर्म में ले रहे हैं, इसलिए पूरा आधार में हमने ए को मान के चला है। तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स ये समतल में हो गए। तो ये आपका एकांक सदिश का सॉल्यूशन। अगले प्रश्न का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर यदि वेक्टर ए दिया है, वेक्टर ए का मान है 2i + 2j + pk, वेक्टर बी का मान दिया है 2i j और k, परस्पर लंबवत है, पहले से लंबवत दी है। यदि लंबवत की कंडीशन नहीं दी रहती तो हम दोनों को पुट ऑन करके उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, जो p के मान है वहाँ पर p का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर p हमें ज्ञात करना है, क्या है p, यहाँ पर वेक्टर नहीं है, p का मान ज्ञात करना है। p की जगह कुछ वैल्यू हो सकती है, जैसे i और j की है वैसे ही।
तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम जानते हैं यदि दो सदिश हो, वेक्टर ए वेक्टर बी हमें दिए गए हैं, तो इनका अदिश गुणनफल का सूत्र आपको पता है क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए बी कॉस थीटा होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया आपने। उसके बाद में क्या करा, यदि दोनों सदिश जैसा मैंने बताया यदि परस्पर लंबवत होते हैं तो क्या होती है कंडीशन, मतलब 90 डिग्री का कोण, लंबवत यानी क्या होता है जो समकोण होते हैं वो वाले कोण यहाँ पर 90 डिग्री का बनता है। तो इसको इस प्रकार से दर्शाएंगे, यदि 90 डिग्री है तो समकोण बन रहा है, मतलब थीटा का मान कितना हो सकता है 90। अब चूंकि परस्पर लंबवत है तो आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर cos 9 थीटा कितना के इक्वल होता है 0, इसका मान होता है। वेक्टर ए और वेक्टर बी इसको दर्शा सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कॉस यहाँ पर आपको दिख रहा है थीटा, यहाँ पर थीटा का मान रख देंगे। तो जो कॉस थीटा यहाँ थीटा का मान हमने कितना रख दिया 90, तो कॉस 90 का मान आप जानते हैं कितना 0, यह चूंकि जानते हैं हम। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी कितना आ गया 0, इसको दे दी समीकरण नंबर 2। अब बाय इक्वेशन 1 समीकरण 1 से आप क्या जानते हैं कि यहाँ पर जो आपको दिया गया है मान, उसको मान को आप एग्जैक्ट कर लेंगे। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के मान आपको दिए गए, ये भी लिख सकते हैं ज्ञात है या दिया है, वेक्टर ए का मान दिया है, वेक्टर बी का मान दिया। तो अब यहाँ से हम समीकरण ये जो 2 दिया है इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये दोनों कैसे 0 के बराबर, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इन दोनों का हम डॉट निकाल लेंगे और वो किसके इक्वल होगा 0 के। तो वही यहाँ पर मैंने किया है, तो इनका डॉट निकाल लिया तो 0 आ गया। उसके बाद आप जानते हैं दो सदिशों का अदिश गुणन किस प्रकार से होता है और यहाँ पे आपको करना है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा डॉट वाला, तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे बी 1, के डॉट के बी 1। इस प्रकार से यदि आई में जे का करते हैं डॉट या जे में आई का, तो वो 0 होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग सदिश है, इस कारण से यहाँ पर वेक्टर्स है। तो ये आपको लिखना है इस प्रकार से। तो ये आपका मान आ जाएगा। अब इसका हम मान जानते हैं सभी के मान, तो 1 1 रख दिए इनके मान, तो कितना हो गया 4 इंटू 1 और 2 इंटू 1 और पी इंटू 1। तो यहाँ से पी का मान इजीली निकाल लिया, पी इज इक्वल टू -2, यही आपका आंसर है। पी का मान ज्ञात करने कहा गया था, यही हमने ज्ञात कर लिया। तो ये सारे हमारे लघु उत्तरीय हो गए। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न में आपको क्या पूछा गया, आपेक्षिक वेग, लेकिन आपका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज आएगा। यहाँ पर आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन में थोड़ी रेलगाड़ी पटरी जो पूछा है वही, लेकिन पूछने का तरीका वही, आपेक्षिक वेग पूछा गया, जैसा मैंने बताया तुलना कर। तो अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न आपको पूछा गया है रेल की पटरियों पर। तो यहाँ पर चेंज क्या आएगा, संख्या पूरी वही है, आपको 60 और 54 ही पूछा गया है किलोमीटर पर आवर्स में। तो वही क्वेश्चन है, बस आपको कार की जगह पे क्या करना है, रेल की पटरी। यहाँ पर रेल पूछा गया तो रेल का कर देना है, बस इतना चेंज है। बाकी क्वेश्चन करने का तरीका सेम है, वैल्यू भी सेम है और आंसर भी सेम ही आएगा। बस आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सेम टू सेम आपेक्षिक वेग है, उसी आधार पर इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ए के सापेक्ष बी का और बी के सापेक्ष पृथ्वी का, तो दोनों का आपको सॉल्यूशन इस प्रकार से करना है। तो पहले जो सॉल्यूशन होगा उसके लिए आपको इस प्रकार से करना है, क्योंकि जो सापेक्ष कार यहाँ पर ट्रेन का पूछा गया तो ट्रेन आ जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ट्रेन के सापेक्ष पूछा गया तो ये आ जाएगा, लेकिन आंसर आपको इसी प्रकार से करना है। तो ये आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ये पूरा सॉल्यूशन आपको कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न का सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपको एक समान त्वरित गति हेतु क्या पूछा गया है, गति के तीनों समीकरण प्राप्त करना है। तो क्या होगा, गति के तीनों समीकरण के लिए यानी इनको जो ग्राफ होता है संबंध में उसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से पहले जो गति का प्रथम समीकरण वो पुट हो जाएगा, मतलब आपको यहाँ से गति के तीनों समीकरण प्राप्त करना है, लेकिन किस आधार पर। तो जो इनके चित्र बनेंगे वो आप एक अलग अलग चित्र भी बना सकते हैं, चाहे तो आप सेम में भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं बता रही हूँ किस प्रकार से आपको बनाना है। तो पहले तो ये आपको पहला वाला समीकरण तो बहुत इजी है, तो यहाँ पे आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। प्रारंभिक वेग u हो जाएगा, त्वरण a और समय यहाँ पर क्या हो जाएगा t, अंतिम वेग v, इसमें प्रकार में संबंध बताता है ये, तो इसी पे आपको सॉल्यूशन करना है। फिर दूसरा गति का समीकरण, ये किसमें संबंध बताता है ये भी याद रखना, वेग और समय में कौन सा संबंध बताता है, गति का पहला। और गति का दूसरा समीकरण किसमें संबंध बताता है, विस्थापन और समय में। तो ये आपको याद रखना है, सभी में आपको समय मिलेगा कॉमन। उसके बाद में जो गति का द्वितीय समीकरण है ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको तो आपको तैयार रखना है। ये चित्र हो जाएगा, इसका आपको इस प्रकार से बना लेना है, ये आपको सॉल्यूशन इस प्रकार से करना है। यहाँ पर आपका गति का द्वितीय समीकरण ट्रूफ ऑन हो जाएगा। तो ये एक समान त्वरित गति के लिए सारे समीकरण ट्रूफ हो रहे हैं। जो गति का तृतीय समीकरण होता है तो वो उसको आप किस प्रकार से यहाँ पर निकाल लोगे, आपको इस प्रकार से निकालना है। एक समान जो त्वरित गति के लिए आपको पूछा गया तो वेग समय ग्राफ आपको बना लेना है। और ये गति के तृतीय समीकरण, इसको क्या कहा जाता है, वेग और विस्थापन संबंध। अभी तक हमने समय समय में संबंध देखे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको तीसरे में समय नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, विस्थापन में संबंध आएगा। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, ये आपको कर लेना। तो ये वस्तु के प्रारंभिक वेग जो गति के तीनों समीकरण हो जाएंगे। त्वरित गति के लिए आपको पूछे गए तो ये आपको लिख लेना है। चलिए अगले प्रश्न का सॉल्यूशन देख लेते हैं।
तो अगले प्रश्न में आपको यहाँ पर क्या पूछा है, प्रक्षेप्य गति से संबंधित प्रश्न पूछा है। इसमें बहुत सारा सॉल्यूशन इंक्लूड है। पहले तो प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं वो लिखना है। उसके बाद प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है वो बताना है, और साथ ही क्या बताना है, क्षैतिज से किसी कोण पर जो है प्रक्षेप्य के उड्डयन काल के लिए भी बताना ही है। साथ ही अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास, मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। इसका आपका मैक्सिमम 5 पेजेस का सॉल्यूशन बनने वाला है। तो इसके लिए 2-3 चीजें हम देख लेंगे, तो फटाफट आपको सॉल्यूशन बता देती हूँ। इसके पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रश्न बैंक के सारे विषयों के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, सभी क्लासेस के, क्लास 11 के। और इसके आगे के चैप्टर्स के यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, और उसके बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको आगे के सॉल्यूशन तभी मिलेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो प्रक्षेप्य गति की यहाँ परिभाषा लिख देंगे पहले। किस गति को कहते हैं, जब किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर के अलावा, मतलब ऊपर के अलावा यदि हमने कहीं और दिशा में फेंक दिया, या हमने जिधर भी दिशा में फेंका, तो अन्य दिशा में जब फेंकेंगे तो वस्तु क्या होगा, ऊर्ध्वाधर तल में गति करते हुए पृथ्वी पर किसी अन्य स्थान पर गिरेंगी। तो अब हमने अलग दिशा में फेंका है तो अन्य स्थान पर तो हमेशा कोई भी वस्तु गिरती है। इस गति को कहते हैं प्रक्षेप्य गति। अब दो स्थितियों में होता है, जब क्षैतिज में फेंका जाए तो इस प्रकार से आपको सारा सॉल्यूशन लिखना, चित्र बनाना जरूरी है। इसमें चित्र बनाना पड़ेगा आपको उसका सॉल्यूशंस के लिए, तो चित्र इंक्लूड कर ले। यहाँ पर ये हो गया जी गुरुत्वीय त्वरण, यू हो गया प्रारंभिक वेग, यहाँ पर एक्स और वाई हमने इसको निर्देशांक में दे दिए, तो ये इस प्रकार से आप ले देंगे। तो फिर उसके बाद में हम यहाँ पर जो पृथ्वी को समय लग रहा है टी वस्तु में मीनार के तल पर टकराती है तो क्या होता है, क्षैतिज दिशा के लिए गति, ये आपको सॉल्यूशन बना लेना है। इस प्रकार से पूरा लिख लेना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो ये आपका सॉल्यूशन इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये उसका पथ परवलयाकार होता है कि नहीं, यहाँ से आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये पूरा सॉल्यूशन करने के बाद आपको लिख देना है कि अतः प्रक्षेप्य का पथ यानी कि उसका पथ क्या होता है, परवलयाकार। ये आपको पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक सॉल्यूशन होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्षैतिज दिशा में जो कोण बना रहा है उसके लिए भी व्यंजक पूछा है। तो ये तो आपको चित्र बहुत बनाना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा चित्र बनाएंगे आप इस प्रकार से, जैसे कि यू कॉस थीटा है, यू साइन थीटा यहाँ पर दिया गया है वैल्यू। चित्र बहुत सुंदर बनना चाहिए और अच्छे से बनना चाहिए, तो आपका हो जाएगा। यू कॉस थीटा क्षैतिज घटक हो गया, जबकि यू साइन थीटा कौन सा घटक हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आगे क्षैतिज दिशा में गति के लिए भी आपको समीकरण बनाना है, क्योंकि प्रक्षेप्य पथ का समीकरण यही होता है। उसके बाद में क्या पूछा है, उड्डयन काल और क्षैतिज परास, साथ ही अधिकतम ऊंचाई, तीनों का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले अधिकतम ऊंचाई का मान ज्ञात किया जाता है, उसके बाद हम इसकी क्षैतिज परास देखेंगे। तो क्या होता है, पुनः उसी तल में आएगा तो इसे प्रक्षेप्य को उड्डयन काल कहते हैं। तो उड्डयन काल भी आपको पूछा गया था। ये समीकरण आपको बनाना है, क्योंकि इसी से आपको जो है आगे का इक्वेशन बनेगी। तो प्रक्षेप्य का उड्डयन काल हो जाएगा यहाँ पर 2u sin थीटा अपॉन जी। अब क्षैतिज परास देख लेते हैं। क्षैतिज परास में यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, पहले परिभाषा हो गई, उसके बाद में ये समीकरण हो गया, और साथ ही क्या करेंगे, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए इस प्रकार से आर मैक्सिमम यानी क्या होता है, अधिकतम। तो ये आपके लिए समीकरण बन गया। तो प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई इस प्रकार से निकाल लेना, वेग शून्य होता है करके। ये पूरा सॉल्यूशन आपको कर लेना, ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस प्रकार से ये पूरा सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, अगले प्रश्न में आपको पूछा है, क्रिकेट की एक गेंद 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यहाँ पर आपको थोड़ा चेंजेस है, मतलब यहाँ पर क्या पूछा है, पहले आपको 36 से 30 डिग्री कोण दे दिए हैं, उसके बाद में मीटर। तो वही क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं। ये आपको अर्धवार्षिक में भी आ चुका है, हाफ ईयरली में भी। तो इसका सॉल्यूशन सेम तरीके से आपको करना है, जो जो पूछा गया वो करना है आपको। इसमें जितना आपको पूछा जाता है उतना आपको कर लेना है। जैसे कि क्षैतिज परास और उड्डयन काल यहाँ पर पूछा गया, तो इसकी क्षैतिज परास भी आप यहाँ से निकलेंगे। तो क्षैतिज परास क्या हो जाएगी, इसकी यहाँ पर हो जाएगी क्षैतिज परास यानी कि कैपिटल आर बराबर। तो इस प्रकार से क्षैतिज परास आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर उसका मान रख देंगे, 15 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर यूज का जैसे ही मान रख दिया। तो इस प्रकार से आप 19.5 मतलब 19.5 मीटर इसका निकल जाएगा क्षैतिज परास। तो ये हो गया आपका उड्डयन काल, क्षैतिज परास दोनों आपको निकालना था, और साथ ही अधिकतम ऊंचाई भी। अब अगले प्रश्न का सॉल्यूशन देख लेते क्या है। अगले प्रश्न में आपको वृत्तीय गति की परिभाषा पूछी गई है, साथ ही यहाँ पर त्वरण के लिए व्यंजक भी ज्ञात करना है। तो पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो क्या होगा, जब कोई कण निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय मार्ग पर जो नियत एक समान वेग से गति करता है, तब उसकी इस गति को क्या कहा जाता है, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। उसके बाद चित्र बनाना जरूरी है, सब में चित्र बना लीजिए, जैसे कि डेल थीटा, R1 R2 यहाँ पर बताना है। ओ ए भी यहाँ पर हमने एक त्रिभुज का निर्माण कर दिया। यहाँ पर वेक्टर जो दिशा दर्शा रहा है ये आपको बताना है, V1 और V2 दिशा दर्शा रहा है। उसके बाद में अभिकेंद्रित त्वरण के लिए व्यंजक हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करना है। जो चित्र आपने बनाया, यदि आप उसको 1 टाइम बना लेते, आपको डबल नहीं बनाना, सिर्फ एक ही बार इसको चित्र को बनाना है। तो जो जो उपरोक्त चित्र में दिया है वो लिख लीजिए। किस प्रकार से कोई कण गति कर रहा है, यहाँ पर आपको कोणीय वेग भी बताना पड़ेगा, इससे ही आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। तो ये आपकी इक्वेशन 1 और 2 होगी। उसके बाद में आप मान रख देंगे तो आपकी नेक्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी।
अब यदि आपको कभी कोणीय वेग के लिए पूछा जाता है तो कोणीय वेग के लिए आपको सिर्फ यहीं तक करना है, लेकिन हमें यहाँ पर वृत्तीय गति के लिए पूछा गया तो आपको पूरा लास्ट तक करना होगा। इक्वेशन 4 भी करनी होंगी, उसके बाद में 4 से 3 में मान रख देंगे। तो यहाँ तक आपका पूरा सॉल्यूशन वृत्तीय गति के लिए हो गया सॉल्यूशन, लेकिन कोणीय वेग में पूछे तो आपको जहाँ तक मैंने बताया वहाँ तक करना है। फिलहाल आपको यहीं तक पूरा सॉल्यूशन ये आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको क्या पूछा गया है, टी समय पर, यानी यहाँ पर पूछा गया है किसी कण का विस्थापन जो है निम्न प्रकार होता है। समीकरण आपको यही दिया गया है 4t² - 15t + 20। और साथ ही क्या पूछा है, t = 0 यानी शून्य समय पर। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, t = 0 या शून्य समय पर कण की क्या बताना है, स्थिति, वेग और त्वरण। तो पूरा यही क्वेश्चन है सेम, थोड़ा पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है जैसा मैंने बताया। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना होगा, दिया गया है क्या, किसी क्षण पर कण की स्थिति दी गई इतने मीटर आपको, साथ ही क्या बोला है t = 0। ये इक्वेशन ऐसी दी गई है, शून्य समय पर कण की स्थिति क्या हो जाएगी, अगर शून्य समय बोला है तो t पूरे दूर 0 रख देंगे। तो नई इक्वेशन क्या बन गई, सिर्फ 20 मीटर आ गया आंसर आपका। x का मान यानी स्थिति का मान। अब किसी क्षण t पर कण का वेग निकालना है हमें। कण का वेग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dx/dt हम जानते हैं। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय, यहाँ पर आपने लगा दिया और इसका सॉल्यूशन कर दिया। तो इस प्रकार से आपको d/dx और d/dt हो गया। और x का मान तो आपको पता है 4t² - 15t + 20 यहाँ मान रख दिया, तो आपका मान आ गया 8t - 15 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका मान निकल गया। उसके बाद हमें t बराबर इसे 0 रखना पड़ेगा, कण का वेग। तो यहाँ पर वेग का मान निकल जाएगा, t बराबर से जैसे 0 रखा तो 8 × 0 मतलब 0, मतलब कितना, -15। तो आपका आंसर आ गया -15 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन किसका, सिर्फ कण के वेग का। त्वरण भी पूछा है, तो त्वरण के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं त्वरण वेग बटे समय। वेग में परिवर्तन की धुरी क्या कहलाती है, त्वरण। तो यही फॉर्मूला d/dt। फिर से v का मान यहाँ पर जो हमने निकाला वो रख दिया, तो यहाँ v का मान रखने पर t फिर से 0, फिर से मान आ गया 8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का मात्रक यही होता है। तो इस प्रकार से सारा सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया चैप्टर 3 और 4 का, वस्तुनिष्ठ से लेकर सारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न तक। पूरे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए एक ही वीडियो में। तो इसी प्रकार के सारे वीडियो के लिए यदि आपको आगे के चैप्टर चाहिए इसी प्रकार के, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद ही आपको आगे के वीडियो मिलेंगे। इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। और साथ ही क्वेश्चन बैंक की PDF के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पर नए हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।